आप सबका स्वागत है चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अब परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई है, तो बात जो है वो इतिहास की कर लेते हैं। अब जो क्या है कि इतिहास तो अपने आप में इतिहास है, बड़ा लंबा पार्ट है, तो अपन किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक क्या ज़्यादा पढ़ना है उसके ऊपर अपन क्या है चर्चा कर रहे हैं। तो इतिहास में हम बात कर रहे हैं कहाँ के इतिहास की? राजस्थान के इतिहास की। अब राजस्थान के इतिहास के अंदर क्या है कि राजस्थान के इतिहास का जो सिलेबस है वो दो तरीका है। दो तरीके का कैसे है कि एक तो वो वाला पार्ट हमारे लिए है जहां हमें पढ़ना क्या है कम, लेकिन वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है ज्यादा है। और इसके अलावा एक पार्ट ऐसा है जहां पढ़ना ज्यादा है लेकिन वहां एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है कम है। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जहां कम पढ़ के भी आप अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने राजस्थान के इतिहास का उठा के क्या पढ़ लिया, एकीकरण। मतलब एकीकरण पढ़ा मतलब हमारे एग्जाम के क्वेश्चन की मेहनत फिक्स हो गई। अब एकीकरण ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वक्त लग रहा है या समझने में कहीं कट नहीं आ रही, बड़ा आसान टॉपिक है, दिमाग के अंदर सेट किया 100% एग्जाम में क्वेश्चन एकीकरण से बनेगा, अपना 100% सही होगा वो। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं कि हमने सिलेबस में से उठा के 1857 की क्या पढ़ ली, क्रांति। अब क्रांति पढ़ी मतलब अपन कंफर्म है कि यहाँ पे भी हम एग्जाम के क्वेश्चन की मेहनत जो है कर चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें कि राजस्थान के इतिहास में कौन सा चैप्टर आपको अच्छा पढ़ना है, प्रजामंडल। अभी एग्जाम के अंदर कंटिन्यूस जो है वो प्रजामंडल से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। और प्रजामंडल तो वो पार्ट है जो आपको अभी वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन देने वाले हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो प्रजामंडल के इतिहास से मिलेंगे। और प्रश्न कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि बहुत सारे प्रजामंडल है, उनकी स्थापना की ईयर है, प्रजामंडल है, उनके संस्थापक है, और बहुत सारे व्यक्तित्व जो हैं, जो नेता हैं, वो अलग अलग प्रजामंडल से क्या है जुड़े हुए हैं। तो कौन सा व्यक्तित्व किस प्रजामंडल से संबंधित था या नहीं था, ऐसा प्रश्न भी पेपर के अंदर पूछते हैं। और ये 3 क्वेश्चन का पार्ट है क्योंकि इसमें प्रजामंडल नहीं, इस पार्ट के अंदर कुछ प्रजामंडल और उस रियासत में जो आधुनिक जमाने में जो भी घटनाक्रम हुआ है, कोई रचनाएं प्रकाशित हुई है या कोई समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं या इनमें कौन सी घटनाएं घटित हुई, वो सब पेपर के अंदर पूछी जाती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं किस आंदोलन की, तो अगर मैं बात करूं किस आंदोलन की, जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन उठाया हमने पढ़ा भी, 3 ही गिनती के बड़े आंदोलन है। एक तो गोविंद गिरी वाला भगत आंदोलन है, तेजावत जी वाला जो है वो भोमट बिलिया एक के आंदोलन है, और एक मीणा आंदोलन है। यानी 3 आंदोलन, मान लीजिए 1 या 2 प्रश्न जो है, और बड़े आसान चीजें हैं, और वहां से भी एग्जाम के अंदर 1 या 2 प्रश्न हमारे हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं किस चैप्टर की, किसान आंदोलन। अब देखो क्या है कि किसान आंदोलन थोड़ा सा मेजर टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा पार्ट है जहां आप जैसे मोस्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आजकल कुछ छोटे आंदोलन भी है, जैसे मेवाड़ से संबंधित एक जाट किसान आंदोलन है जो मात्र कुंडिया से हुआ था। भरतपुर के अंदर भी किसानों ने आंदोलन किया था 1931 के अंदर, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में। एक मेवात या मेव किसान आंदोलन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। वहां पे एक मोहम्मद हादी करके या मोहम्मद अली करके जो वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम कमेटी का गठन किया था 1932, ये चीज भी एग्जाम के अंदर बहुत पूछी जा रही है। बाकी बिजोलिया अपने आप में मेजर है, और किसान आंदोलन के अंदर कुछ किसानों और कुछ महिलाओं के नाम भी वहाँ पे मौजूद है। तो किस महिला का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था, नहीं था, या कौन सा नेता या कौन सा किसान उस आंदोलन से संबंधित है या नहीं है। और बहुत सारी घटनाएं जो है, जैसे अपन बिजोलिया को छोड़ दें तो जैसे बेगू के अंदर गोविंदपुरा वाला केस हुआ था 13 जुलाई 1923, रूपा जी कृपा जी वहाँ पे क्या होता है शहीद। जैसे बूंदी के अंदर हुआ था डाबी केस 2 अप्रैल 1923, जहाँ नानक भील जो है वो झंडा गीत गाते हुए क्या हुए थे, शहीद हुए थे। झंडा गीत लिखा था विजय सिंह पथिक ने, और झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए नानक भील डाबी केस के अंदर। और इस नानक भील की याद में भी एक अर्जी नामक गीत जो है वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। जैसे एक निमोचना केस, निमोचना केस की डेट अक्सर एग्जाम में आती रहती है कि निमोचना केस जो है अलवर किसान आंदोलन से संबंधित 14 मई 1925। बिजोलिया के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन था वो सीकर किसान आंदोलन है। यहाँ से भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछते हैं कि कुदन गांव की घटना पेपर के अंदर प्रश्न ले आती है जो 25 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इस घटना के विरोध में 26 मई 1935 क्या बनाया गया था, सीकर दिवस बनाया गया था। और एक ध्यान रखना कि यहाँ पे किशोरी देवी का नाम भी मेंशन होता है, जिसने 10,000 महिलाओं को 1934 में कटरातल गांव में क्या किया था, इकट्ठा किया था, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे 2 पर्चे बटे हैं, एक तो ऊपरमाल का डंका जो बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने, एक पोपाबाई की पोल जो जयनारायण व्यास ने मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें राजस्थान में किससे संबंधित, सभ्यता से संबंधित। अब सभ्यता भी है जो गिनती की 5 तो बड़ी सभ्यता, कुछ छोटे मोटे केंद्र सभ्यताओं की ओर है। तो 5 बड़ी सभ्यताओं में जैसे हम बात करें
किस सभ्यता से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है? कालीबंगा। और अभी तक कंटिन्यू एग्जाम के अंदर तो यही पूछा है कि कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है, कालीबंगा के उत्खनन से कौन संबंधित है या नहीं है। लगातार इसी तरह का प्रश्न आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इस बार कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, इसके अंदर की डिटेल जो है वो तुम्हारे को पूछेगा। जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलना है, यहाँ पे बालक की खोपड़ी में 6 छेद थे, एक आदमी कहता है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है जो दशरथ शर्मा ने कहा था। इस टाइप की लैंग्वेज वाला क्वेश्चन एक जरूर बनेगा। इसके अलावा एक सभ्यता जो है वो कौन सी है? आहड़। ठीक है, आहड़ में इस सभ्यता के उपनाम याद रखने, ताम्रवती नगरी कहते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं, आगाट घाट या आगाटपुर कहते हैं। इस सभ्यता को धूलकोट नगरी भी कहते हैं। धूलकोट का मीनिंग होता है मिट्टी का टीला। धूलकोट का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का टीला। तो एग्जाम में ऐसी भी लाइन बन जाएगी कि मिट्टी का टीला नाम से कौन सी सभ्यता फेमस है, तो आप बताना कौन सी सभ्यता फेमस है। आहड़ सभ्यता फेमस है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इस आहड़ से जुड़ा हुआ एक केंद्र ऐसा है, ये इस बार सिलेबस में हाईलाइट भी कर रखा है। कौन सा? बालाथल। 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। बालाथल जो वल्लभ नगर उदयपुर में है, बेडस नदी किनारे, वी एन मिश्र ने इसका पता लगाया था। यहाँ पे 11 कमरों का भवन, पद्मासन मुद्रा का एक नर कंकाल, 5 लोहा गलाने की भट्टिया, सूती वस्त्र का क्या मिला है? साक्ष्य। इसके अलावा बनासियन बुल मिलना। बनासियन बुल जो है पक्की मिट्टी या टेराकोटा का बना। ये ध्यान रखना, यहाँ पूछेगा कि बनासियन बुल जो है आहड़ के कौन से केंद्र पे था, तो अपने को बताना कौन से केंद्र पे है। बालाथल। और ये बनासियन बुल जो है वो किसका बना है, तो अपने को बताना कि पक्की मिट्टी या टेराकोटा का बना क्या मिला है? बनासियन बुल। इसके अलावा हम बात करें किस सभ्यता की? गणेश सभ्यता की। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। यहाँ सबसे इंपोर्टेंट चीज मिली है मछली पकड़ने का कांटा। इसी तरह अगर हम बात करें किस सभ्यता की? बैराट जो मौर्य काल, महाभारत काल, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, मोती डूंगरी सभ्यता के क्या रह चुके हैं? केंद्र रह चुके हैं। शैल चित्र के क्या मिलना है? यहाँ पे प्रमाण मिलना। चीनी यात्री हैंसांग यहाँ घूमने आता है, गोल मंदिर के प्रमाण देखने आता है। यहाँ पे एक रहस्यमयी शंख लिपि के भी क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बैराट में जो 36 चांदी के सिक्के मिले हैं उनका क्लासिफिकेशन जो अपन ने क्लासरूम के अंदर पढ़ा है वो भी कभी कभी पूछेगा, क्योंकि वहां पे यूनानी राजा मिनांडर जिसके 16 सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं? बैराट से। बाकी कुछ छोटे छोटे केंद्र है, जैसे नोहा भरतपुर है, इसवाल उदयपुर है। ठीक है, इसके अलावा ओजियाना बिलवाड़ा है, रेड टोंक के अंदर है, नगरी चित्तौड़ के अंदर। ये केंद्र भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें इस पार्ट के अंदर, तो इस बार सिलेबस के अंदर एक पार्ट ऐसा भी जोड़ा है। क्या जोड़ा है? राजस्व एवं प्रशासनिक शब्दावली करके। देखो कुछ बातें जो हैं हमने यहाँ किसान आंदोलन के साथ पढ़ी थी। देख कुछ जैसे मेजर वर्ड कुछ ऐसे आते हैं, जैसे एक वर्ड जो है वो क्या आता है? अड़सट्टा। कभी कभी एग्जाम में आता है कि जयपुर रियासत से संबंधित, जयपुर रियासत से संबंधित जो भूमि रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है? अड़सट्टा कहलाता है। इसके अलावा इस वाले पोर्शन के अंदर एक तो ये ध्यान रखना कि अलग अलग रियासतों के अंदर, हमने क्लासरूम के अंदर पढ़ा था कि अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग सामंतों की क्या चली है? श्रेणी। जैसे दाई बाई ये अपन ने पढ़ा था जैसलमेर के अंदर। जैसे अपन ने पढ़ा था देशती और हजूरती करके, वो था कोटा के अंदर। जैसे ताजिमी और खास चौकी था जयपुर के अंदर। मेवाड़ के इतिहास में तो सामंतों की श्रेणियों को उमराव कहा गया है, प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी। प्रथम श्रेणी के 16 उमराव थे, 32 थे सेकंड श्रेणी, और थर्ड वाले तो जो थे वो 100 से अधिक थे। ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब एक पोर्शन ऐसा, ये तो वो वाला पार्ट है जहाँ पढ़ना कम है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं ज्यादा। अब ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ हमने पढ़ाई को ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है? कम है। अब ये वाला पार्ट कौन सा है वो देखो। तो ये वाला पार्ट जो है वो असल में किससे संबंधित है? राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजवंश से संबंधित है। अब राजवंश से संबंधित पार्ट में क्या क्या है, तो हमें एक तो कंफर्म करना है कि एक पार्ट जो है वो किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश तो हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो देंगे ही देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए एक पार्ट ऐसा भी है जो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? चौहानों से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब यहां से बात जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? मेवाड़ से। देखो मेवाड़ जो है अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। अब ये ऐसा पार्ट है जहां हमें पढ़ना बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है? बड़ा कम है। लेकिन 4 बड़े राजा, जिनमें से एक कौन है? महाराणा कुंभा। एक जो है वो कौन है? महाराणा प्रताप। एक जो है महाराणा सांगा। और एक प्रश्न जो है वो महाराणा कहां से निकलता है? राज सिंह से। अब इनकी थ्योरी भी बहुत बड़ी है, अपने आप में बड़े लेंदी राजा हैं, इनके काम बड़े अच्छे हैं। ठीक है, और बड़े ऑलराउंडर राजा हैं। लेकिन ये 4 आदमी अपने आप में बहुत बड़े हैं, 4 महान राजा हैं। लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा केवल 1 या 2 के ऊपर। तो लेकिन ये 4 टॉपिक तो अपने को कंठस्थ करने ही है, प्रताप, सांगा, राज सिंह और महाराणा कुंभा।
इन चारों में से 2 प्रश्न जो है हमें एग्जाम के अंदर मिलते हैं। इसी तरह मैं बात करूं कौन से वंश की, राठौड़ों की बात करूं तो राठौड़ों के अंदर भी 2 तो बड़े मेजर शाखाएं हैं। एक तो है जोधपुर और एक राठौड़ों की ब्रांच जो है वो कहाँ चली है, बीकानेर के अंदर। और जोधपुर के अंदर तो अपने आप में एक तो बड़े आदमी कौन है, मालदेव, और एक बड़े आदमी जो है उनका नाम क्या है, चंद्रसेन। हमें इतिहास के अंदर मालदेव और चंद्रसेन के बारे में तो बात याद करनी ही करनी, ये दिमाग में रखना। इसके अलावा बात बीकानेर की करूं तो बीकानेर के इतिहास से एक तो महाराजा किसके बारे में बात पढ़नी है आप लोगों को, राय सिंह के बारे में। एक बीकानेर के इतिहास में इतिहास पढ़ना है महाराजा अनूप सिंह का, और एक लास्ट में हमें इतिहास किनका भी देखना है, गंगा सिंह। ये 3 कैरेक्टर जो बीकानेर के इतिहास से है वो एग्जाम के अंदर अपना एक आधा प्रश्न ले आते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किस वंश की, तो वो वंश कौन सा है, कछवाहा वंश। कछवाहा वंश के अंदर ही बड़े बड़े राजा हैं और आए दिन यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें जो है बात पढ़नी है आपको मान सिंह की, एक बात जो पढ़नी है आपको किनकी, मिर्जा राजा जय सिंह की। इसके अलावा एक बात पढ़नी है आपको किनकी, सवाई जय सिंह, और एक राजा जो है वो नाम है क्या, प्रताप सिंह। तो मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह और प्रताप सिंह, ये 4 कैरेक्टर आपको पढ़ने। 4 में से आपको 100% किसी एक व्यक्ति के ऊपर प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कुछ छोटे वंश, जैसे हम यहाँ राजवंश के अंदर पहला पॉइंट अपन ने लिखा था गुर्जर प्रतिहार, 100% एक क्वेश्चन जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से आता है। इनका मैटर भी बड़ा शॉर्ट है और आए दिन एग्जाम के अंदर एक प्रश्न मिलता है। जैसे हम बात करें किनकी, चौहानों की, तो चौहानों के अंदर भी कुछ बड़े नाम आपको पढ़ने हैं। जैसे मैं ओरली बोल दूं, विग्रहराज चतुर्थ जिसको बिसल देव कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। रणथंभौर के अंदर आपको पढ़ना हमीर चौहान, जालोर के ऊपर पढ़ना आपको कानड़देव चौहान। और जो चौहानों की ब्रांचेस जो है, हाड़ौती के चौहानों का संस्थापक कौन है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है, सपाल दश के चौहानों का संस्थापक कौन है, अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है। ये जो चौहानों की ब्रांच चली, जैसे नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है, जो चौहानों की शाखा है उनमें सबसे प्राचीन शाखा नाडोल के चौहानों की है, जिसका संस्थापक लक्ष्मण चौहान करके था। तो एक आधा प्रश्न इस टाइप का बनेगा। बाकी ये ऐसा चैप्टर जहाँ पढ़ना बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है, कम है। इससे बढ़िया तो आप इन वाले चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करो। एकीकरण क्या है, क्रांति क्या है, प्रजामंडल क्या है, सभ्यताएं क्या है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इनकी इस दौरान जो जो भी राजनीतिक संगठन बने वो पढ़ो, कौन कौन से अखबार निकले वो पढ़ो, महिलाओं के नाम के बारे में पढ़ो, राजस्व और प्रशासनिक शब्दावली, ये वर्ड आप क्या करो, याद करो। ये बड़ा बेनिफिशियल पार्ट है। और आपके एग्जाम में अगर 15 प्रश्न आ रहे हैं तो मान के चलना कि लगभग ये ऐसा पोर्शन है जो आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन दे देगा, 12। बाकी 3 या 4 क्वेश्चन के लिए 3 या 4 क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा मैटर पढ़ना पड़ता है, राजवंश वाला। अगर लग रहा है कि समय कम है या वैसे तैयारी आपकी परफेक्ट होगी तो फिर भी आप ध्यान रखना पढ़ते वक्त उस वाले पार्ट पे अपने को कम फोकस करना है, इस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना, और इस पार्ट को इतना टाइम देना कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम अटेंड करेंगे और चीजें कुछ फिक्स है। राजनीतिक संगठन वाले प्रश्न बनते हैं, समाचार पत्रों के प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा महिलाओं से संबंधित क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, जो घटनाएं आती है, ताशिमो कांड क्या है, निमूशना क्या है, डाबी क्या है, रास्तापाल क्या है, ये सारी घटनाएं, कुछ दिवस भी इस इतिहास के अंदर मिलते हैं, वो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये मोटे मोटे तौर पे क्या है, राजस्थान के इतिहास की बात है। अब तो 4 या 5 दिन ही आपके पास बचे होंगे, तो लेकिन बड़े बड़े तौर पे आप इतिहास को ऊपर ऊपर से देखो, अपना काम क्या है यहाँ से 100% हो जाएगा। तो आप सबको आपके अगली परीक्षा के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और भगवान करे आपकी सफलता श्रेय हासिल करे।